हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, और इसके साथ साथ हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है ईरान में, अफगानिस्तान में, और हमारा तीसरा जो नेबर है दैट इज़ इंडिया, और चीन है। चीन क्योंकि पाकिस्तान में सिपेक पे काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, उसके अलावा भी काफ़ी उनकी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। लेकिन रिसेंटली जैसे उनको अटैक किया गया, इससे पहले भी उनके ऊपर हमले हुए, तो इस वक्त एक शायद ऐसी बातें हो रही है कि कुछ चीजें, नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। इससे पहले चाइनीज को पहले भी निशाना बनाया गया, लेकिन इस वक्त जिस वक्त सी पैक का फेज 2 स्टार्ट हो रहा है, हुकूमत ये कह रही है, और ऐसे में दासू डैम जैसा प्रोजेक्ट, क्योंकि एनर्जी की बहुत सारी क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, महंगी बिजली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन कैसे ये कंप्लीट होंगे, और चाइनीज को जो सिक्योरिटी है उनका मेरे ख्याल बेसिक कंसर्न जो है वो यही है कि वो कहते हैं हमें अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। बाकी तो पैसा भी वो लगाते हैं, उनके इंजीनियर्स भी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, अफगानिस्तान के ऊपर हम दबाव डालते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि वो फिर हमें सुनते नहीं है या हमारी सुनते नहीं है, और फिर हालात खराब हो जाते हैं। इन सारे मुद्दों पे आज बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनालिस्ट हैं। आप लोग देखते रहते हैं, अपना एक थिंक टैंक भी रन करते हैं, और इसके साथ साथ यूट्यूब पे, बाकी मीडिया पे भी हमें नजर आते हैं। अब्दुल्ला खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल्ला खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वेलकम जी। अब्दुल्ला खान साहब, पाकिस्तान की शुरू करते हैं इंटरनल, क्योंकि इंटरनल बेहतरी आती है तो फिर एक्सटर्नल के ऊपर काबू करना आसान हो जाता है। आप इस तरह की चीज़ों को कवर करते हैं, इंसर्जेंसी को, टेररिज्म को, मुख्तलिफ हवालों से आप देखते रहते हैं। आपकी रिपोर्ट्स भी हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या वजह हुई है कि एक साल के दौरान यानी 2023 में शायद 750 से ज्यादा हमारे लोगों की जाने गई, और बहुत बड़े हमले किए गए फोर्सेस के खिलाफ, या भी रिसेंटली चीन के जो इंजीनियर्स थे उनके खिलाफ। ये हो क्या रहा है कि केपी और बलूचिस्तान एक दफा फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉर जोन बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने का। असल बात ये है कि ये एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसकी ही आप कह लें कि उसकी कंटिन्यूएशन है। कोई नई चीज़ तो यहाँ हुई नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि इसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं। बेसिकली ये 9/11 के बाद स्टार्ट हुआ। जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया तो उसके बाद ये शुरू हुआ। या और उसका जो पहला फेज था आप कह लें कि 2002 से लेके 2007 तक था। फिर लाल मस्जिद के बाद ये बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ चूँकि उसके बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बन गई। फिर 2014 तक फेज था जब ये हाईएस्ट लेवल पे पहुँच गया। पाकिस्तान में औसतन हर महीने तकरीबन 150 से 160 हमले हुआ करते थे। फिर बिल्कुल। ऑपरेशन ज़रबयाज़ के बाद जो है ना वो एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन था ज़रबयाज़ और खैबर जी 1 और खैबर 2। और उसमें अब पाकिस्तान ने तकरीबन हर इंच ज़मीन अपनी जो है वो दहशतगर्दों से खाली करा ली। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो औसत थी 2014 में 150 हमले पर मंथ या हर महीना, वो गिरते-गिरते सिर्फ़ 13 तक आ गई थी। 2019 में ये कम होके 13 हमले औसतन बिल्कुल। महीना था। जी बिल्कुल। फिर हमने देखा कि 2020 में से ये ऊपर जाना शुरू हुआ। बहुत सारे लोग इसको लिंक अप करते हैं कि अफ़गान तालिबान यस। ने काबुल पे कब्ज़ा किया उसके बाद नहीं। हमारा डेटाबेस ये बताता है कि ये अपवर्ड ट्रेंड जो है ना 2020 में ही शुरू हो गया था। अलबत्ता उसमें इंटेंसिफिकेशन आई। वो इंटेंसिफ़ाई हुआ जब तालिबान का वहाँ पे इक़्तिदार आया 2021 अगस्त में। उसमें कई गुना इज़ाफ़ा ज़रूर हुआ, लेकिन ये है कि ये स्टार्ट पहले से हो चुका था। और इसकी वजह ये थी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के जो स्प्लिंटर ग्रुप थे, ख़ास तौर पे जो जमात-उल-अहरार और हिज़्बुल-अहरार के नाम से एक ग्रुप अलग हुआ था उनसे। उसने पहले जमात-उल-अहरार नाम रखा, फिर हिज़्बुल-अहरार नाम रखा। तो वो वापस जो है ना वो मर्ज हो गए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में। उसके साथ लश्कर-ए-जंगवी के कुछ ग्रुप, और अब तक तकरीबन को 30 के करीब छोटे-छोटे ग्रुप मुख्तलिफ इलाकों से उसमें शामिल हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा इसके साथ हमने एक और जो नया प्लेयर, चंद नए प्लेयर जो आए, दाइश तो पहले से था, लेकिन दाइश की एक और एक्टिविटी तो जो 2023 में हमने नोट की और 2024 में ही वो एक्टिविटी हो रही है, वो ये है कि दाइश के अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में हमले ज़्यादा हो गए हैं। पहले दाइश अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन अब हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान में उनके हमले ना होने के बराबर हैं, लेकिन पाकिस्तान के में उनके हमले, और वो भी हाई प्रोफ़ाइल हमले, जैसे आपने देखा बाजोड़ में जो बिल्कुल। जेयूआईएफ का जेयूआई के अटैक ऊपर हुआ हुआ। था।
बिल्कुल। मस्तूम में एक अटैक हुआ जो कि क्लेम तो नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल अंगू में मस्जिद के ऊपर हमला हुआ हाँ, और इस तरह से और हमले जो हुए, जो पेशावर में किलिंग्स हुई सिखों की, ईसाइयों की और पुलिस की टारगेट किलिंग हुई। तो जी, बिल्कुल। दाइश की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पाकिस्तान में बढ़ गई हैं काफ़ी। इसके साथ 2022 21-22 में एक नया प्लेयर जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है ना वो शामिल हुँ, हुआ। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ट्रेडिशनली जो है ना वो आप कह लें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ता था। 2006 में एक पीस डील थी उसके साथ नॉर्थ वज़ीरिस्तान की हद तक, और इसी तरह मुल्ला नज़ीर ग्रुप के साथ साउथ वज़ीरिस्तान में थी, तो ये दोनों ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ते थे। 2014 में बड़ा ऑपरेशन ज़रबयाल हुआ तो वो अक्रॉस द बोर्ड हुआ, किसी को स्पेयर नहीं किया गया, तो मुल्ला ये हाफिज़ गुल बहादुर नाराज़ हो गया था। सही। लेकिन नाराज़ होने के बावजूद उसकी कोई अटैक्स नहीं थे, लेकिन हमने देखा है 2021 में उसने इक्का-दुक्का अटैक शुरू किए। 2022 में जब मई में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने आज खुद एक सीज़ फायर का ऐलान किया था, फिर मुज़ाकरात शुरू हुआ, तो इस दौरान पाकिस्तान में वायलेंस कम नहीं हुआ था। तो हमने नोट किया कि वायलेंस कम क्यों नहीं हो रहा है, ख़ास तौर पे केपी और फाटा में। तो पता चला जी हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप सा जो है ना उसकी 4 फैक्शंस हैं मुख्तलिफ, वो जो है ना वो एक्टिव हैं। तो हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है ना एक बड़ा पोटेंट थ्रेट के तौर पे इमर्ज हुआ है। तो ये जो नए प्लेयर हैं उन्होंने काफ़ी इंटेंसिफ़ाई किया है, प्लस जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का मर्जर हुआ वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मुफ्ती नूर वली जो है वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का जब से अमीर बना है तो बिल्कुल। उसने बहुत लोगों को इकट्ठा किया और काफ़ी स्ट्रेटेजाइज़ किया है चीज़ों को। उसकी वजह से जो है ना उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ी हैं। फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान में 2017-18 में जो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स का एक जॉइंट वो बनाने का इत्तेहाद ब्रास के नाम से। वो फिर हाँ, हमने देखा कि ब्रास बना और फिर उनकी भी हमले जो ज़्यादा हुए। अच्छा 2022-23 में जी, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, लेकिन प्रैक्टिकली जो इम्पैक्ट है उनका जितना होना चाहिए था कि वहाँ पे वो जो नज़र हमले नहीं हैं आया। वो ये था एक गुलज़ार इमाम बहुत बड़ा नाम है। देखें शंबे, बलूचिस्तान गुलज़ार की इमाम शंबे, बिल्कुल। जी, जी। 3 बड़े नाम थे, गुलज़ार इमाम शंबे, बशीर ज़ेब बलोच और ये डॉक्टर अल्लाह नज़र। इन जी, 3 में से एक तो पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया एक बड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के ज़रिए, और फिर उसके बाद उसका ही एक डिप्टी कह लें सरफराज बंगलज़ई उसने बाद में हथियार डाल दिए, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि बीएलए जो बशीर ज़ेब ग्रुप है और उसका जो मजीद ब्रिगेड है, उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ भी गैर मामूली तौर पे बढ़ी हैं। और बिल्कुल। उसको जो सप्लाई आ रही है असले की वो बड़ी हैरान-कुन है कि उसको उसके पास अमेरिकन असला बड़ा जदीद असला हम देख रहे हैं। नाइट बिल्कुल। विज़न गॉगल्स है, M16 है उनके पास और उनके जो मिलिट्री गियर पहले-पहले मतलब ये पगड़ियों-शगड़ियों में नज़र आते होते थे, वो बड़ी-बड़ी शलवारों में। हाँ, अब बिल्कुल। आप उनके ट्रेनिंग कैंप्स में देखें, उनकी वीडियोज़ देखें तो आपको पूरे मिलिट्री अटायर में वो यूनिफ़ॉर्म में। नज़र आ रहे हैं। यूनिफ़ॉर्म में नज़र आते हैं, पूरी तरह आप उनको एक वेल ऑर्गेनाइज़्ड स्पेशल फोर्सेस के तौर पे जी, आप उनको देखते हैं। फिर मतलब इसकी बहुत सारी डायमेंशन जैसे बलूचिस्तान में अनफॉर्च्यूनेटली हमारी जो स्टेट है वो उन मसाइल को आइडियोलॉजिकल बेसिस पे एड्रेस नहीं कर सकी और सारा सिर्फ हुकूक की ही बातचीत होती रही। और हमने ये देखा है कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 3-4 साल के दौरान वेल एजुकेटेड यूथ जो है वो बलोच मिलिटेंसी में जॉइन होना शुरू हो गया अभी है जो कि कराची यूनिवर्सिटी में अटैक किया जिस लड़की ने, मतलब लड़की तो नहीं, वो खातून बिल्कुल थी, एमफिल थी और उसके हस्बैंड डॉक्टर थे, मतलब 2 बच्चे, 3 बिल्कुल बच्चे थे, ठीक है। वो शी वाज़ वेल ऑफ, मतलब आप कह नहीं कह सकते कि वो पुअर लोग थे। नो, 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 नो। वो जो हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। वो जो माज़ी में होता था ना कि पहाड़ों पे वो लोग जो ट्राइबल एल्डर्स के फॉलोवर्स होते थे, इलिटरेट, गन जी, बरदार, अब वो फिर हमें ना ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है। जी, अब जो ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है तो अब जो बहुत अच्छे तरीके से एजुकेटेड नौजवान है वो इस नैरेटिव को जो नैरेटिव हमारी स्टेट के भी सारे का सारा ये इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया कर रहा है वहाँ पे उनको स्पॉन्सर कर रहा है। जी, लेकिन ये नौजवानों के कुछ जेन्युइन आइडियोलॉजिकल सवाल हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हमारी स्टेट को आगे आना पड़ेगा। खैर ये एक लंबी डिस्कशन है तो मैंने ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया कि ये प्लेयर्स हैं जो हर जगह पे जिसकी वजह से जो है ना वो हमारे यहाँ ये सिक्योरिटी के मामलात जो है ना वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। हमारी जो मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि जी, जी, अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद यहाँ पे एग्ज़ैक्टली। अमन आ जाएगा, वो एक्सपेक्टेशन भी हमारी बड़ी शैलो किस्म की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट थी जिसको हम समझ नहीं पाए जिसकी वजह से राइट। अभी हम
हो यू आर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब्दुल्ला खान साहब उस वक़्त यानी जनरल फैज़ हमीद मतलब ही वाज़ हेडिंग आईएसआई और आईएसआई का चीफ बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आदमी होता है पाकिस्तान में, बल्कि किसी भी एजेंसी का जो चीफ होता है वो एफबीआई का हो, सीआईए का हो, मोसाद का हो, एनडीएस का हो या रॉ का हो, एक ताकतवर आदमी होता है। उन्होंने बात तो की थी, 1 महीने के लिए सीज़फायर भी हुआ था टीटीपी के साथ और उसके बाद फिर हालात ऐसे बिगड़े, कहा गया कि जी 100 लोग उनके रिहा किए जाएंगे और फिर उसको प्रोसीड किया जाएगा। आपने देखा कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 3 दौरे कर चुके हैं। अमीर खान मुत्तकी साहब, आपकी भी मुलाकात हुई, इत्तेफाक है मेरी भी होती रही, काबुल जाके भी मेरी उनसे हुई। बट द थिंग इज कि हालात नॉर्मलाइज नहीं हो रहे। हम ये तो कहते हैं कि जी अफगानिस्तान से सारा कुछ होता है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हम? ये इंटरनली कंट्रोल क्यों हमारा नहीं आ रहा? हालांकि हमने बॉर्डर को फेंस भी किया, हम 4-5 सालों से सुनते आ रहे हैं कि जी 80% हो गया, 90% हो गया और उससे हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। बट 2023 तो हमारे लिए बड़ा डिडलियस्ट साल रहा है और उसके बाद भी कोई रुकने का नाम नहीं ले रही चीज। देखिए, पहली बात तो ये है कि फैज़ हमीद साहब टीटीपी के साथ जब भी हमारे जिस वक़्त मुज़ाकरात 2021 में उन्होंने जंगबंदी की थी नवंबर में, जी उस बिल्कुल। वक़्त फैज़ हमीद वहाँ पे नहीं थे, आईएसआई के डीजी नहीं थे। और जिस वक़्त चूँकि नदीम अंजुम साहब वो आ चुके थे अक्टूबर चार्ज में, भी अगर कर आपको लिया बिल्कुल। और लेकिन वो तो जो भी वो एक जंगबंदी थी वो अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हुई थी, 9 नवंबर को अनाउंस हुई थी, 10 दिसंबर को खत्म हो गई थी। 1 महीने की जंगबंदी थी और तहरीके तालिबान ने खुद ही अनाउंस की, खुद खत्म कर दी। ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात तो पीडीएम के दौर में हुए थे, अप्रैल में हुए थे, सॉरी 28 अप्रैल 2022 को टीटीपी ने यूनिलैटरल सीज़ फायर का ऐलान किया था। मई से ऑनवर्ड मुज़ाकरात शुरू हुए थे। इमरान खान की गवर्नमेंट 9 अप्रैल को खत्म हो चुकी हुई थी और फैज़ हमीद साहब भी वहाँ पे नहीं थे। अलबत्ता फैज़ हमीद साहब बीइंग कोर कमांडर पेशावर उसको स्पीयरहेड कर रहे थे उन मुज़ाकरात को, जी और वो मुज़ाकरात जो थे वो राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे और वो मुज़ाकरात जो है ना वो मसले के हल की तरफ जा रहे थे। फैज़ हमीद साहब के साथ मुझे बहुत सारे मामलात में इख्तिलाफ है, लेकिन इस मामले में उनकी जो अप्रोच थी या वो जिस तरफ चीज़ों को लेके एज़ ए कोर कमांडर पेशावर जा रहे थे, वो हल था। लेकिन उसके बाद जो है ना वो चीज़ें कुछ तहरीके तालिबान की, पाकिस्तान की आप कह लें कि हरदर्मी के फाटा को का मर्जर वापस करें, हम इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कुछ इस तरह क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मसला था, इधर अमेंडमेंट हो चुकी थी, कैसे हो सकता था, और कुछ इधर से कुछ मामलात जो है ना वो चेन ऑफ कमांड और बहुत सारी चीज़ें इधर हुई। तो वो मुज़ाकरात जो है ना हमें किसी न किसी मौके पे दोबारा शुरू करने पड़ेंगे। ये मामला जो है ना ये सिर्फ़ बंदूक से हल नहीं होगा। हमारी जो जी इस वक़्त अप्रोच है कि हम गोली की ज़ोर पे करना चाह रहे हैं, हम ये हो नहीं पाएगा। बेशक हम बिल्कुल। चाहे ख़्वाहिश करें और इस तरह के बयानात देने में हर्ज भी कोई नहीं है। पब्लिक की कंज़म्पशन के लिए पब्लिक जो है ना बड़ी खुश होती है जब आप सुल्तान रही टाइप बयान देते हैं कि जनाब आखिरी दहशतगर्द को भी मार देंगे और जनाब कमर एक तोड़ उनका मसला देंगे। ये कर देंगे, वो कर देंगे, कमर तोड़ देंगे। वो कमर जो है ना इतनी लचकदार कमर है, आपने कई दफ़ा तोड़ी, वो सर्जरी करा के आ जाते हैं, उनका मतलब कुछ सर्जन। तो कहने का मतलब ये है कि ये सुल्तान राय वाले बयानात पब्लिक के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली अगर हमारे स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये बातचीत के बगैर अमेरिका नहीं हल कर सका तो आप कैसे करेंगे? बातचीत करनी पड़ेगी। बहुत वैलिड पॉइंट, बिल्कुल आपकी बात सही है। 22 साल गुजारने के बावजूद स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ड्रोन, हर किस्म का जहाज, कोई कमी उनके पास नहीं थी। प्लस उनके पास नेटो फोर्सेस का होना, तकरीबन 28 मुल्कों की फोर्सेस वहां पे थी, उसके बावजूद वो नहीं कर सके। लेकिन अब्दुल्ला खान साहब, ये करेगा कौन? कहा यह जा रहा है कि जनरल फैज हमीद, जिस तरह आपने बात की, बिल्कुल इत्तेफाक किया कि जिस वक्त तालिबान ने टेक ओवर किया तो बिल्कुल उसके फौरन बाद मेरा जाना हुआ काबुल, और वहां पे मैंने और कुछ नहीं किया, मैं यही करता रहा हूँ। मैं काबुल या जहां जहां पे भी मैं जाता रहा, मैं यही चीजें मतलब इसको कुरेदता था और देखता था। वो बातें तो हुई, लेकिन कहते हैं कि जिस वक्त वो गए तो फिर कहते हैं, जिस तरह आपने भी बात की कि जब पावर चेंज हो गई, मतलब पावर हाउसेस में कुछ और लोग आ गए, उन्होंने कहा नहीं हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, या जो भी उनकी नई स्ट्रेटेजीज थी। मतलब तो ये फिर होगा कैसे? आप भी कह रहे हैं और भी बहुत सारे हमारे लोग कहते हैं कि जी मुज़ाकरात आपको करने पड़ेंगे, लेकिन कब, कैसे और करेगा कौन? और उनको ट्रस्ट कौन दिलवाएगा? मतलब टीटीपी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, हम उनके ऊपर नहीं करते। देखिए, इसमें माज़ी में जो कुछ हो गया अब उसका क्या ज़िक्र करना। देखिए, इसका रियलाइज़ तो करने की ज़रूरत है ना कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जो हमने मुज़ाकरात ख़त्म किए, ये अगस्त 2022 को ख़त्म कर दिए थे।
ठीक है? उससे लेके अगस्त 2023 और 1.5 साल हो गया है, तो 1.5 साल में हमने जो ताकत का इस्तेमाल करना था, उससे मतलूबा नताइज नहीं निकले। बिल्कुल नहीं निकले। एस्केलेशन ज़्यादा हो रही है। तो एग्ज़ैक्टली। हमने क्वेश्चन भी यूज़ की कि हमने अफ़गान रिफ्यूजीज़ को वापस भेजा कि शायद अफ़गान तालिबान एग्ज़ैक्टली। बात मान लें। बिल्कुल। अफ़गान तालिबान की अपनी मजबूरियाँ हैं, वो मजबूरियाँ भी हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो अमन आया है, उससे हमें बेनिफिट करना है, ना कि उस अमन के लिए खतरा बनना है किसी भी हवाले से। क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा, तो हमारा अमन ज़्यादा खराब होगा। ये एग्री। ज़हन में हमें रखना चाहिए कि बिल्कुल अफ़गानिस्तान में ठीक जब है। फाइटिंग ज़्यादा थी, तो यहाँ भी हमले बहुत ज़्यादा थे। अभी अफ़गान तालिबान को भी ये रियलाइज़ है कि भई यहाँ पे एक मसला है। जैसे आपने उनकी स्टेटमेंट कल देखी, जो वो नबी उमरी, क्या नाम है उनका, जो उनका डिप्टी मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने भी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से भी कहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कहा है मुज़ाकरात करने का। देखिए, मुज़ाकरात जो है ना, वो तो और ये मुज़ाकरात को ऑपरेशन से मना तो नहीं करते ना, आप एंगेज करें उनको, और इसके लिए जो बुनियादी रोल है वो अफ़गान तालिबान को ही प्ले करना है। देखिए, ये अपनी हमें हमने काफ़ी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी की, अपने लोगों को क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि ये आपका शो शायद तालिबान के लीडर भी देखते होंगे, वो अपने लिए मिसाइल पैदा कर रहे हैं। वो एक बात को समझ नहीं रहे हैं, वो जो विक्ट्री के पेडेस्टल पे बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि अमेरिका को शिकस्त हो गई तो पाकिस्तान हाँ, तो शाही ये पॉइंट कोई आपका इंजीनियर बिल्कुल, मिल जाएगा। वो कहते हैं कि हम भी दे ये सकते हैं शिकस्त। देखिए, ये बड़ी बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है। यहाँ 3 अगर ताकतें आई हैं, रूस, बरतानिया और अमेरिका, वो सारे आउटसाइडर थे। यहाँ फ़खर यूसुफ़ज़ई ने किधर जाना है? ही इज़ आल्सो अ पश्तून, इधर ही रहेगा, वो बिल्कुल, चला कहाँ जाए, जाएगा? खैबर वो ठीक है, पख्तूनख्वा, अब्दुल्ला खान सिंध ने चले किधर जाना जाएगा, है? बलूचिस्तान चलेगा, वो रहेगा इधर ही। म देखिए, पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ ने, पाकिस्तान की स्टेट ने इधर ही रहना है। हुँ। और ये जो उमरी साहब हैं, बड़े काम के बंदे हैं। इन्होंने कहा 100 साल भी, टीटीपी को कहा 100 साल भी लड़ोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, ठीक है? और हम भी अगर 100 साल चलेंगे, तो उन्होंने कहा आप भी इसको खत्म नहीं कर सकते। बात उस बंदे ने पते की है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ जो असल मसला है, वो टीटीपी को शायद समझ ना आए। ये बात अफ़गान हुँ। तालिबान के समझने की है कि देखिए, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान अभी तो सिर्फ वो यूज़ कर रहा है, सॉफ्ट पावर यूज़ कर रहा है ना, ये जो आप कह लें कि रिफ्यूजीज़ भेज हाँ, रहा है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, अग एग्ज़ैक्टली। अगर अग देखिए, अगर हम तंग आके, जैसे अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं टीटीपी को, और पाकिस्तान सपोर्ट करना शुरू कर दे एनआरएफ को, पाकिस्तान हाँ, सपोर्ट करने दे अफ़गान फ्रीडम फ्रंट को, एएफएफ को, तो ये तो हिस्ट्री हमने देखी है कि अफ़गानिस्तान में अगर अपोज़िशन को बाहर से सपोर्ट मिले, तो वहाँ पे कभी अमन नहीं होता। पाकिस्तान तो तालिबान का वकील बन के ओआईसी के इजलास कराए, क्या कुछ कराया, कि भाई दुनिया के आगे इनका मुकदमा रखा। तो तालिबान अपना नुकसान कर रहे हैं, ये इमारत इस्लामिया वाले, तालिबान कह लें, जो मर्ज़ी उनको कह लें, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि हमने 150 हमले महीने के भी देखे और हाँ, फेस भी बिल्कुल, किए बड़े-बड़े। दिन में 4-4, 5-5 खुदकश हमले मैंने खुद मतलब देखे, जी, जी। कवर किए और आप भी तो यकीन। जी। हाँ, हम फिर भी सर्वाइव कर लेंगे। हमारी रेज़िलियंस, हमारी जो स्टेट का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, आप कह लें 70-80 साल से। तालिबान ने तो स्क्रैच से स्टार्ट किया, 2 साल हो गए हैं। हाँ, और वो अगले 3 साल में भी अगर उनके लिए हालात खराब हो रहे हैं, तो 4-5 साल का स्टेंट क्या होगा? सही। पहले भी 6 साल वो इक़्तिदार में रहे, फिर उनको भागना पड़ा। बिल्कुल। अब वो अपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ बिगाड़ के वो अपना नुकसान कर रहे हैं। उनको चाहिए, और वो अपने अमन के लिए, अपने लोगों के लिए, अगर 40 साल बाद अफ़गानिस्तान में अमन आया, तो यार उसको क्यों आप खराब कर रहे हो? आप एक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, इसके साथ पंगा इतना जो है ना, वो आप ना करें। और आप बहुत सारे, जैसे मुल्ला याकूब साहब हैं, वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई धमकी दे रहे होते हैं पाकिस्तान को, तो वो नुकसान कर रहे हैं अपना, वो अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। ये ठीक है कि पाकिस्तान की सर्टेन पॉलिसियों से मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी हार्ड हुँ, लाइन पॉलिसी है, मैं उससे हुँ। इत्तेफ़ाक नहीं करता हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं बुनियादी ज़िम्मेदार अफ़गान तालिबान को और इमारत इस्लामिया की लीडरशिप को कहता हूँ कि वो अपने लोगों के साथ ज़ुल्म कर रहे हैं। वो छोटी बात नहीं मैं बात कर, वो अपने लोगों के साथ ज़ुल्म कर हुँ, रहे हैं। जो अमन हुँ। 40 साल बाद अफ़गानिस्तान में आया है, वो उस अमन के दर पे हो गए हुए हैं कि ये जो सिर्फ़ एक ग्रुप की मोहब्बत में, और एक ग्रुप के खौफ से, एक मोहब्बत भी है, खौफ भी है। खौफ ये है कि इनका ख़्याल है कि ये दाइश की तरफ चले जाएँगे, और आईएसआईके के मैं अगले। साथ गठजोड़ हो सकती है इनकी। और नहीं, लेकिन अब्दुल्ला खान साहब, एक चीज़ और भी है कि वो कहते हैं कि आप लोग हमारे ऊपर, यानी ठीक है, प्रेशर
प्रेशर तो डालते हैं, हमें कहते भी है कि आपकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट और भी वो रेस करते, कहते हमें आए हुए अगस्त 2021 में हमने टेक ओवर किया, 22 साल वहां पे अमेरिका रहा, कहते उस वक्त भी टीटीपी जंग लड़ता रहा। यानी टीटीपी तो सवात से जिस वक्त मुल्ला फजलुल्लाह इमाम डेरी में जिस वक्त एक मस्जिद के इमाम के तौर पे काम करते थे, वहां से शुरू हुआ। वो कहते आपका इंटरनल मैटर है भाई, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं, हम उनको सपोर्ट यानी उस तरह का सपोर्ट नहीं करते जिस तरह कहते कि वेपन्स दे दिए या कोई और चीज दे दी, एक्सप्लोजिव दे दिया, ये कुछ दे दिया, वो ये बात करते। लेकिन इसका हमारे पास जैसे कहते कोई मतलब सॉलिड रीजन हमें भी तो सर देना है ना, और बराबरी की बुनियाद पे मुज़ाकरात करने। वो कहते कि हम आपका कोई स्टेट नहीं है, हम आपकी कोई प्रोविंस नहीं है। ये बात मैंने बहुत दफा सुनी और मैं नहीं समझता कि आपने ना सुनी हो ये बात, या हमारे और लोगों ने ना सुनी हो ये बात। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है अफ़गान तालिबान की लीडरशिप के साथ कि वो बाज़ का ना उँगली के पीछे सूरज छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखें, जब मुल्ला फज़लुल्लाह ने स्वात में किया तो हमने ऑपरेशन अफ़गानिस्तान में तो नहीं किया था ना, स्वात में किया था। बिल्कुल किया था, बिल्कुल। अगर वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान या साउथ वज़ीरिस्तान में हमने ऑपरेशन किए तो वो लोग यहाँ थे तो हमने ऑपरेशन किए ना। और हमने कौन-सा उनको छोड़ा, या उस वक़्त तो हमने कहा कि हमने जाके अफ़गानिस्तान में बमबारी तो नहीं की, क्योंकि यहाँ पे जी थे तो बिल्कुल, यहीं पे बमबारी की। एग्जैक्टली। 2014 में सूरत-ए-हाल बदली। अब उनकी सारी लीडरशिप, एंटायर लीडरशिप अफ़गानिस्तान में, और लोगों को पता है कि कहाँ है। अब आप तो अफ़गानिस्तान में मुझसे ज़्यादा आप माशाल्लाह घूमते-फिरते रहे, आपको पता है कौन से होटल में टीटीपी वाले आके बैठते हैं, खाना खाते हैं। लोगों को पता है कहाँ चंदा करते हैं, कहाँ मस्जिदों में जाते हैं। ये ये काम तो नहीं होता था उस वक़्त ना वहाँ पे। अगर वो थे भी तो वो इस तरह से ओपनली तो नहीं जलसे करते थे। अभी दस्तारबंदी की जो तकरीब हुई हाँ है हाँ, उनकी किसी बिल्कुल। मदरसे में, जी ये बिल्कुल, 2 हफ्ते जी पहले, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये दस्तारबंदियाँ आई हैं पब्लिकली। आप दर्जनों गाड़ियों के साथ आप कारवान चलाते हैं और जनाब जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, हम्म, चंदे इकट्ठे करते हैं। फिर एक और बड़ी बात, जी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि अफ़गान रिक्रूट होके पाकिस्तान में आके हमले कर रहे हैं और उनकी डेड बॉडीज़ जो है ना वो यहाँ पे रिकवर हुई हैं। जी। ये अफ़गान तालिबान की लीडरशिप जो है ना वो सूरज के उँगली के पीछे सूरज छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये आप पाकिस्तान यही कहता है ना, आप उनको निकाल देना। हम जाने वो जाने, आप ठीक है, हम नहीं मुज़ाकरात करते हैं, हम उनके साथ लड़े, वो हमारे साथ लड़े। लीडरशिप अफ़गानिस्तान में बैठी हुई है, तो पाकिस्तान देखिए एक इधर मुल्ला फज़लुल्लाह को ड्रोन हमले में कहाँ मारा गया? हाँ अफ़गानिस्तान में मारा बिल्कुल, गया था ना। हेलमंद में। लेकिन लेकिन उससे पहले जो बैतुल्लाह महसूद या हकीमुल्लाह महसूद या बाकी लोग तो पाकिस्तान में ये वजीरिस्तान ड्रोन में, हमले हुए, या वजीरिस्तान में, तो बिल्कुल। कहने का मतलब ये कि जब लोग वो पाकिस्तान में थे, तो पाकिस्तान में ऑपरेशन होते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि अब उनके लोग जो है ना वो वहाँ से प्लान करते हैं, इधर आके एग्ज़ीक्यूट करते हैं। लीडरशिप वहाँ बैठी हुई है, कैडर इधर है। और जब तक लीडरशिप जो है ना वो उसके साथ मसला हल नहीं होगा, यहाँ पे मसाइल हल नहीं हो सकते, और ये मसला अफ़गान तालिबान को हल करना पड़ेगा। राइट। अच्छा अब्दुल्ला खान साहब, एक लास्ट में थोड़ा-सा बलूचिस्तान का, क्योंकि बलूचिस्तान भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का सूबा है और बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है हमारा। बहुत रिच है मतलब जिसे कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज़ या मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं, बल्कि मिनरल्स की मैं कहूँगा। तो उसकी वजह से, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ पे भी हालात सँभल नहीं पा रहे। ईरान हमसे गिला करता है, हम ईरान से गिला करते हैं। और बीच में भी जब रिसेंटली हुआ तो एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन वहां पे हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी? हम जो मर्जी कह दे कि ईरान सपोर्ट करता है, हिंदुस्तान सपोर्ट करता है, कोई और कंट्री, अमेरिका सपोर्ट करता है, लोग ये भी कहते हैं। कोई कहते हैं जी अरब कंट्रीज में से भी कुछ कहीं ना कहीं शायद सपोर्ट मिलती है, जो भी कर रहा है। लेकिन मसला तो हमारे लिए है, हमने उस लाइन सप्लाई चेन को कैसे काटना है और इस चीज को मतलब मैनेज कैसे करना है। क्योंकि हम सीपैक की बात भी करते हैं, हम बलूचिस्तान की तरक्की की भी बात करते हैं, उनके लोगों को भी बताते हैं कि हम आपको ये देंगे ये देंगे, लेकिन जो वहां की यूथ है वो शायद ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, यूसुफ जई साहब, बात ये है कि अब हमारे घर में जब मामलात खराब होते हैं ना, तो फिर वो इंडिया भी मुदाखलत करेगा, ईरान भी करेगा, अमेरिका भी करेगा। हमारे सज्जन कौन से हैं इधर उधर बैठे? सब ने अपना अपना जो है ना वो लुच चलना है। हमें अपना घर ठीक करना है। हम ये ठीक है कि हमने कुलभूषण यादव को भी पकड़ा, ईरान में इंडियन नेटवर्क्स मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं, हो ही नहीं सकती है। ये मतलब बलोच मिलिटेंट्स दिल्ली के अस्पतालों में जाके जो है ना वो इलाज भी कराते रहे, इस सही। तरह की सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। हमें बलूचिस्तान के नौजवान को अप्रोच करना है,
उसके कंसर्न्स को एड्रेस करना है वेरी और उसको जो नजरियाती तौर पे उसको एक गलत पट्टी पढ़ाई जा रही है, उस वो उसको बताना है। अभी जो ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है जो सरफराज बंगुल के 1-2 सेमिनार्स में वो आया है, जो कि जिसने सरेंडर किया था कि भई इस तरह से मैं चला गया था उधर, अब मुझे समझ आई कि भई ये एक गलत रास्ते पे हूँ। इस तरह के और लोगों को जो जो एक्स मिलिटेंट्स हैं उनको अब मोबिलाइज़ करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा। जी, लेकिन एक बहुत बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि ये बलूचिस्तान से करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। वहाँ लोग अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके अरबों रुपए कमाने के लिए असेंबलियों में आते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और ऐसे-ऐसे लोग आते हैं कि अल्लाह माफ़ करे और ऐसे-ऐसे इल्ज़ामात हैं हर इदारे पे। मैं किसी इदारे को इसमें से एक्सेप्शन नहीं देता। जब मैं किसी कहता हूँ तो उसमें सारे शामिल हैं। बिल्कुल, उनके लोगों के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि भई वहाँ पे करप्शन हो रही है और बलूचिस्तान एक सोने की चिड़िया बनी हुई है हमारे बिल्कुल। सरकारी अफ़सरान के लिए कि वो एग्ज़ैक्टली। कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के बजाय वहाँ पे जो है ना, वो वहाँ से कमाई का ज़रिया बना हुआ है। अगर ये चीज़ किसी न किसी जगह पे रियलाइज़ करना पड़ेगी कि यार ये मुल्क है तो आप कमा रहे हो ना, तो ये मुल्क के साथ क्यों ये कर रहे हो? चलो कमाओ यार, एग्ज़ैक्टली। हम नहीं कहते मतलब सारे ही कमाते हैं, कमा लें, लेकिन कम से कम मुल्क की बुनियादें खोखली करके तो ना कमाएँ। तो ये वहाँ पे जो लोग पावर सर्कल में जहाँ-जहाँ कहीं-कहीं मौजूद है, चाहे वो किसी भी जगह पे जी, है, बिल्कुल। उनके हाथों को रोकना पड़ेगा करप्शन से। वो लोग नौजवान देख रहा होता है कि मेरे वसाइल लूटे जा रहे हैं। जब करप्शन होती है ना, देखिए पीछे एक आया था एक ठेकेदार का बयान, उसने कहा 50% तो मैं रिश्वत में देता हूँ, तो बाकी 50% में से मैं पुलों पे क्या लगाऊँ, तो मैं अपना पेट प्रोजेक्ट कैसे पे पालूँ? क्या लगाऊँ? बिल्कुल। तो हाँ, तो बात ये है कि बलूचिस्तान के मसले को हल करने के एक तो बलूचिस्तान के नौजवान के आइडियोलॉजिकल मसाइल के ऊपर उसको एड्रेस एग्ज़ैक्टली। कंज़्यूम करना पड़ेगा। दूसरा वहाँ पे प्रैक्टिकली करना करप्शन को पड़ेगा सर, खत्म। हवाई हाँ, बातें नहीं करनी पड़ेंगी। अब वो हवाई बातें सुनने को बिल्कुल वो नहीं करता। हाँ, इधर बातें करते हैं, उधर कौन-कौन लोग आते हैं, मैं यस, क्या कहूँ, सेनेट पे कौन आते हैं, कौमी असेंबली में कौन आते एग्री। हैं, रिज़र्व सीट पे कौन आते हैं, बिल्कुल। वो सर मसले, ये हमारा मसले अहमद को वली कोई खान देखता ही नहीं। चरसद्दा से उठ के सेनेट की सीट लेके बलूचिस्तान से और वो बन गया सर। मतलब किस-किस की बात करें अहमद वली खान, हालाँकि मैं कहता हूँ कि उसको ये सेनेट जो सेनेटरशिप थी, मैं कहता हूँ इसको जिसे कहते हैं ना लात मारनी चाहिए थी इस सेनेटरशिप को, नहीं थी ज़रूरत। लेकिन क्या कह सकते हैं, और अनफॉर्च्यूनेटली ये एक सिलसिला चला हुआ है। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग वहाँ से कमाते तो हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ के जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस नहीं करते। वो गवादर हो, वो तुर्बत हो, पंजगूर हो या कोई और इलाका हो, सब में जब आप भी जाते होंगे, मेरा भी जब जाना हुआ तो मुझे दुःख हुआ कि इतना मतलब बैकवर्डनेस, हालाँकि खैबर पुख्तनख्वा के भी बहुत सारे इलाके बहुत बैकवर्ड है, सिंध के भी हैं, पंजाब के भी कुछ ऐसे इलाके हैं, लेकिन शायद बलूचिस्तान में ये चीज़ सबसे ज़्यादा है। अब्दुल्ला खान साहब बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छी बातें हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से हमने की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने शो जॉइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।